हेलो एवरीवन, आज शियर वॉल का लेक्चर 5th है, जिसमें हम कपल्ड शियर वॉल के बारे में इसके डिज़ाइन स्टेप्स जो है ये बताने जा रहे हैं। तो पहले ये समझिए कि कपल्ड वॉल क्या होती है। कपल्ड शियर वॉल लोड हमारे जैसे पिछले क्वेश्चंस में दिए जाते हैं उसी तरह से क्वेश्चन में दिए रहे होते हैं। यहाँ पर कपल्ड शियर वॉल क्या है, एक कोई ये हमारा मान लीजिए प्लान है बिल्डिंग का। इस प्लान में इन 4 स्थानों पर शियर वॉल बनाई जानी है। एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ से यहाँ तक, फिर ये तीसरी और ये इस तरह से ये 4 शियर वॉल हैं जो कि इन स्थान पर बनाई जानी है। जब इसकी चूँकि लंबाई ज़्यादा है, बीच में वेंटिलेशन के पर्पज़ से अगर इसमें ओपनिंग्स दी जाती हैं किसी भी शियर वॉल में, इसको हम ऐसे अलग से समझ लें। एक मान लीजिए ये वॉल है शियर वॉल और इसमें कुछ स्थान पर इसमें ऐसे ओपनिंग दे दिए जाएं और ये ओपनिंग जनरली सेंट्रल पोर्शन में दिए जाते हैं। उस केस में ये दीवार हमारी कपल्ड शियर वॉल की कैटेगरी में आ जाती है। अब इसमें कपल्ड शियर वॉल किस तरह से, किस आधार पर हम कह रहे हैं, ये जो हमारी ओपनिंग है, ओपनिंग से हम दाहिने तरफ के हिस्से को यानी राइट साइड और ओपनिंग के लेफ्ट साइड में जो ये यहाँ से यहाँ तक की शियर वॉल है, इसको एक शियर वॉल मान लेते हैं और इसके दूसरे तरफ जो शियर वॉल है इसको दूसरी शियर वॉल मान लेते हैं। यानी ये एक ही शियर वॉल को हम 2 पार्ट में डिवाइडेड एज्यूम करते हुए इसे 2 शियर वॉल के रूप में अलग अलग डिजाइन करते हैं। तो एक शियर वॉल हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गई इस ओपनिंग के साइड से मिलाते हुए, दूसरी इस ओपनिंग के साइड से मिलाते हुए। तो इस तरह से ये 2 शियर वॉल अलग अलग डिजाइन की जाएंगी। ये इन दोनों शियर वॉल्स में बाउंड्री एलिमेंट दोनों सिरों पर लगाए जाएंगे। इसमें भी दोनों तरफ बाउंड्री एलिमेंट बनेगा। इस तरह से 2 शियर वॉल पैरेलल और हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट पड़ेगा, वर्टिकल रिइंफोर्समेंट पड़ेगा। तो ये हमारी सिंपल शियर वॉल, रेक्टेंगुलर शियर वॉल की तरह से ही इनका डिज़ाइन किया जाना है। इसका डिज़ाइन का प्रोसीजर हम अपने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को विस्तार से बता चुके हैं। आप उसके आधार पर इस पार्ट का डिज़ाइन तो करेंगे। इसका डिज़ाइन कर लेने के बाद यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ दर्शाई हुई है। ये ओपनिंग्स है, यहाँ पर ओपनिंग के बाद जो है एक शियर वॉल ये हो गई, एक शियर वॉल ये हो गई। ये दोनों शियर वॉल का क्रॉस सेक्शन है कहाँ पर, जहाँ पर ओपनिंग है। अगर हम ओपनिंग के स्थान पर यहाँ सेक्शन काटते हैं तो ये सेक्शन हमारा इसी तरह का प्राप्त होगा। इसके बारे में 1-2 बातें बतानी जरूरी हैं। शियर वॉल विल बी डिजाइन फॉर 2 एक्सियल लोड। इसमें जो एक्सियल लोड कंसीडर किया जाता है शियर वॉल के डिजाइन में, एक्सियल लोड में हमारे वही डेड लोड और लाइव लोड आते हैं और अर्थक्वेक के कारण भी हमारा वर्टिकल लोड आता है। तो अर्थक्वेक के कारण वर्टिकल लोड आता है, वो तो हमारा पीई हो गया, और डेड लोड और लाइव लोड ये हो गए। ये हमारी टेबल में वैल्यूज इनकी दी जाएंगी या कैलकुलेशन से हम इनको गणना करके जब फ्रेम एनालिसिस करेंगे अर्थक्वेक लोड के लिए, तब हमको ये वैल्यूज ज्ञात हो जाएंगी। तो यहाँ पर कोड ने ये रिकमेंड किया है कि एक्सियल लोड के लिए हम निम्न फार्मूले से 2 वैल्यूज प्राप्त करते हैं। डेड लोड प्लस लाइव लोड का हाफ, इसमें आधा कर देते हैं, क्योंकि एक शियर वॉल पर लगने वाला लोड पहले निकाल लिया जाता है। तो एक शियर वॉल पर जब लोड निकाल लेंगे तो उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 शियर वॉल बनाई जानी है। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड डिवाइडेड बाई 2 और 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फैक्टर है। इसी तरह से अर्थक्वेक के कारण हमारा जो एक्सियल लोड डेवलप हो रहा है
उस लोड का भी 1.2 करेंगे। लेकिन इसमें अर्थक्वेक के कारण जो लोड आ रहा है इसको हम माइनस करेंगे एक बार, और दूसरी बार जब लोड निकालेंगे तब इसको हम प्लस करेंगे। बाकी फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। इसका कारण भी है, ये हमारे डेड लोड और लाइव लोड केवल वर्टिकली डाउनवर्ड ही कार्य करेंगे, लेकिन अर्थक्वेक इंड्यूस्ड लोड जो होता है ये क्योंकि वाइब्रेशन हमारे या तो ऊपर होते हैं या नीचे की ओर होते हैं, एक डायरेक्शन में होते हैं, इसके कारण इसका वर्टिकल कंपोनेंट या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड हो। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों दिशाओं में होता है, इसलिए एक बार लोड में से माइनस में होगा, एक बार लोड में प्लस में होगा। तो इसके कारण अर्थक्वेक लोड चूँकि दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन के कारण कभी ये अपवर्ड डायरेक्शन में कार्य करता है और कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कार्य करता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस प्लस का चिन्ह लेकर के ये दो लोड बनाए गए हैं। तो दोनों एक्सियल लोड के लिए इस शियर वाल का डिज़ाइन किया जाएगा। तो इसमें करते ये हैं कि एक शियर वाल का डिज़ाइन इस लोड के लिए कर लेते हैं और एक शियर वाल का डिज़ाइन इस लोड के लिए कर लेते हैं, और दोनों में स्टील की मात्रा को कंपेयर करके जो मैक्सिमम स्टील होती है वही दोनों में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये काम तो आप लोग करेंगे। हम इसके आगे की स्टेज में बता रहे हैं कपलिंग बीम, इसके बाद आती है। अब पहले इसमें समझिए कपलिंग बीम क्या है। ये हमारी दो शियर वाल थे, उनके बीच में ये ओपनिंग थी, एक ये ओपनिंग है यहाँ पर, एक ये ओपनिंग है, एक ये ओपनिंग है। ओपनिंग के बीच में जो ये हमारी वाल होती है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका स्पान हो गया, इसकी डेप्थ यहाँ से यहाँ तक हो गई, और डेप्थ हो जाने के बाद ये हमारा एक एज ए बीम कार्य करती है। तो ये कपलिंग बीम कहलाती है, यानी दोनों शियर वाल को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। यानी एक शियर वाल या ये हो गई, एक कपलिंग बीम ये हो गई, एक कपलिंग बीम ये हो गई, ये हो गई। इस तरह से हर दो ओपनिंग के बीच में एक कपलिंग बीम बन जाती है। जो जॉइंट कनेक्शन है इनका बीच का, वही हमारा कपलिंग बीम का कार्य करता है, और ये एक डीप बीम की कैटेगरी में आती है। तो डीप बीम की कैटेगरी में आती है, इसका डिज़ाइन डीप बीम की भांति ही किया जाता है। तो डीप बीम के बारे में IS 456/2000 में के क्लास 29 में इसके सारे डिटेल दिए गए हैं कि बीम में कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। ठीक उसी स्टेप्स का फॉलो करते हुए हम इस कपलिंग बीम का या डीप बीम का डिज़ाइन करते हैं। तो कपलिंग बीम या डीप बीम इसी को कहते हैं। डीप बीम चूँकि इसकी गहराई ज़्यादा होती है, चौड़ाई तो जो शियर वाल की जो चौड़ाई है वही चौड़ाई इसकी भी होगी, दोनों की बराबर रहती है। तो यहाँ पर इफेक्टिव स्पान अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लेते हैं कि ये जैसे ये हमारी शियर वाल है, यहाँ ऐसे समझ लें ये शियर वाल है, ये बीच में इनके जो है कपलिंग बीम है, ये दूसरी शियर वाल यहाँ पर है। तो इस तरह से ये कपलिंग बीम हो गई। कपलिंग बीम के हम डायमेंशन एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए ये ओपनिंग जो है ये हमारी 1500 मिलीमीटर है, और यहाँ पर जो हमने शियर वाल डिज़ाइन की थी उसकी चौड़ाई 300 मिलीमीटर मानी है। तो यहाँ पर 300 मिलीमीटर ले लेते हैं इसकी चौड़ाई, और इसकी ये स्पान हम जो ले लेते हैं 1500 जो ओपनिंग की चौड़ाई है, और बाकी ये 3000 इसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं शियर वाल की। इधर 3000 है, इधर 3000 है, बीच में 1500 है। तो ये हमने डाटा एज्यूम कर लिया है जस्ट फॉर कंसेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी कपलिंग बीम है जो दोनों शियर वाल को आपस में जोड़ रही है। इसका इफेक्टिव स्पान ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। इफेक्टिव स्पान का रूल आप लोगों को पता है। पहले लीस्ट ऑफ, पहला होता है सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, और दूसरा इस कोड में दिया है 1.15 टाइम्स क्लियर स्पान। ये इस कोड में इसी डीप बीम के इसी क्लास में इन सब का उल्लेख है।
तो 1.15 टाइम्स क्लियर स्पान, तो क्लियर स्पान 1500 है, इसका 1.15 टाइम्स किया, ये 1725 आ गया। सेंटर टू सेंटर जरा इस पर विचार करें, ये हमारा क्लियर स्पान 1500 का है और ये चौड़ाई पूरा ये हमारा सपोर्ट कहलाएगा, क्योंकि इससे कनेक्टेड है तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। इसी सपोर्ट के सेंटर से और इस सपोर्ट के इधर से सेंटर से ये पूरा 3000 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा 1500, इधर से 1500, इधर से दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3000 हो जाएगा। तो इस तरह से ही 1500 ये हो गया और 3000 ये हो गया, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारा सेंटर टू सेंटर यानी यहाँ से यहाँ तक की का स्पान ज्ञात हो गया। ये स्पान आया 4500 mm और दूसरे स्टेप में आया था 1725 mm। दोनों में जो लीस्ट हो तो लीस्ट हमारा 1725 है, यही हमारा इफेक्टिव स्पान हो गया। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो इस कपलिंग बीम का इफेक्टिव स्पान ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम L/D रेशियो निकालते हैं। इसका इफेक्टिव स्पान, इसका जो स्पान है ये यहाँ पर क्लियर स्पान हम यूज करेंगे L/D रेशियो निकालने के लिए। तो L हमारा क्लियर स्पान 1500 है और D बीम की जो ये डेप्थ है ये 1000 मान ली गई। यहाँ पर जो है इस बिल्डिंग में जो ये डेप्थ आई है वो सपोज 1000 है, ये एज्यूम्ड डेप्थ है। हम यहाँ पर किसी क्वेश्चन के डाटा यूज नहीं कर रहे हैं, एक कंसेप्ट समझने के लिए डाटा को उसी स्पॉट पर एज्यूम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर कपलिंग बीम की डेप्थ मान लीजिए 1000 है, तो ये डी डेप्थ हो गई, टोटल डेप्थ, इसका रेशियो 1.5 आया। अब इसके क्लास 29.1 में, इसी क्लास में 29.1 जो क्लास है इसमें एक रूल दिया हुआ है कि अगर L/D का रेशियो 1 से ज़्यादा है और 2.5 से कम है, L/D इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2.5, यानी L/D इज इन बिटवीन 1 एंड 2.5, देन लीवर आर्म फॉर द कंटिन्यूस बीम, यानी ये हमारी बीम कपलिंग बीम जो है एक कंटिन्यूस बीम की तरह से बिहेव करेगी, क्योंकि इसके दोनों सिरे फिक्स हो जाते हैं और फिक्स बीम और कंटिन्यूस बीम का नेचर एक जैसा होता है। तो कंटिन्यूस बीम के लिए ही इस कोड में या इस क्लास में जो फार्मूला दिया हुआ है कि लीवर आर्म कैसे ज्ञात करेंगे। लीवर आर्म का फार्मूला है Z बराबर 0.2 इंटू L प्लस 1.5D। इसमें हमने L की वैल्यू 1500 रख ली, 1.5 इंटू D 1000 रख लिया, सॉल्व किया, ये हमारा 645 mm ये वैल्यू लीवर आर्म की यहाँ से प्राप्त हो गई। तो इस तरह से हम लीवर आर्म यहाँ से निकाल लेते हैं। लीवर आर्म निकाल लेने के बाद अब हमको इस बीम पर लगने वाले शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की आवश्यकता है। इसके लिए हमको पूरे स्ट्रक्चर का फ्रेम एनालिसिस करनी पड़ती है, फ्रेम एनालिसिस किया जाता है। तो फ्रेम एनालिसिस के बहुत सारे मेथड है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है जैसे, और सारे पूरा स्ट्रक्चर पर दिया हुआ है। तो बाय एनी मेथड हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ ज्ञात करते हैं कि बीम में किस तरह का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर देखें जरा कंसेप्ट, क्योंकि ये हमारी कपलिंग बीम है, ये यहाँ इस शियर वाल से कनेक्टेड फिक्स है और ये इस शियर वाल के साथ दूसरा सिरा इसका फिक्स है। जब अर्थक्वेक आएगा तो ये कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, इस तरह से इस पर वाइब्रेशन आएंगे। और जब ये ऊपर नीचे होगा तो इसमें मान लीजिए ये सिरा ऊपर हो गया, ये थोड़ा नीचे हो गया वाइब्रेशन के कारण, तो इसमें बेंडिंग जो है इस नेचर में आएगी। यानी यहाँ पर जो है हमारा सैगिंग मूवमेंट डेवलप होगा, यहाँ पर ये हॉगिंग मूवमेंट डेवलप होगा। दोनों सिरों पर बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होंगे, बीच में मिडिल में आकर के इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम ड्रा करते हैं। तो एक ये इस तरह से बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमको प्राप्त होगा और इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू है उसे हम नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसकी वैल्यू मान ली है ये 422 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इतना आ गया। इसी तरह से जब हम शियर फोर्स डायग्राम इस बीम के लिए ड्रा करेंगे तो ये मैक्सिमम शियर फोर्स हमारा 210 किलो न्यूटन ये हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है।
तो जो भी एनालिसिस करेंगे उसके हिसाब से कोई ना कोई एक वैल्यू हमको प्राप्त होगी। मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, ये दोनों निकाल लेने के बाद एरिया ऑफ स्टील याद करेंगे। कपलिंग बीम में कितना स्टील डाला जाएगा या कितने स्टील की रिक्वायरमेंट है। तो एरिया ऑफ स्टील के लिए जो है हम IS 456 का जो अपना पुराना एज यूजुअल फार्मूला है, एरिया ऑफ स्टील MU अपॉन 0.87 FY इंटू लीवर आर्म Z। बस इसी फार्मूले से हम ये एरिया ऑफ स्टील की कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारी फिगर आ जाती है, तो अब हम इसी एरिया के बराबर स्टील जो है डालेंगे। तो हमने प्रोवाइड 8 बार्स ऑफ 20 mm डाया, जिनका एरिया मिला करके जो है हमारा 2512 mm² होता है। तो ये मोर देन रिक्वायर्ड है, सेफ है, इसलिए हम ये 8 बार्स यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। इस केस में हम वैसे 7 बार्स भी डाल सकते थे, लेकिन ये नहीं डाली जाएंगी क्योंकि यहाँ सिमेट्री के लिए हमको 8 बार्स की आवश्यकता होगी। अब इससे स्टील की जो मात्रा है इस कपलिंग बीम में जो डाली जानी है, यहाँ पर जो ये बीम है कपलिंग बीम, इस बीम में जो एरिया ऑफ स्टील डाला जाएगा वो कहाँ डाला जाएगा, किस तरह से डाला जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि ये बीम हमारी केवल वर्टिकल लोड नहीं ले रही है, ये केवल ये अर्थक्वेक लोड इंड्यूस लोड ले रही है, जिसके कारण टेंशन कभी एक बार नीचे को होता है, कभी एक बार ऊपर की ओर होता है। इसलिए बॉटम में और टॉप में दोनों में इसमें स्टील की मात्रा समान रूप से रखी जाएगी, इक्वल रखी जाएगी। उसके लिए भी आगे कोड ने कहा है। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ कंडीशंस इसमें और कोड में दी गई हैं कि नो कर्टेलमेंट, यानी ये छड़ें डालते समय जहाँ बेंडिंग मूवमेंट सबसे मैक्सिमम है वहाँ तो हमको जितना स्टील डिजाइन करके आया है उतना डाला ही जाता है, लेकिन जहाँ बेंडिंग मूवमेंट जा कर के 0 हो जाता है वहाँ पर बार्स को कर्टेल कर देना चाहिए। लेकिन कोड सजेस्ट करता है कि कपलिंग बीम में इस तरह का कर्टेलमेंट नहीं किया जाना चाहिए। तो जो छड़ यहाँ से यहाँ तक डालेंगे वो पूरी की लंबाई में इस छड़ को प्रयोग करेंगे। दूसरा है प्लेस अप टू 0.8 LD फ्रॉम द फेस ऑफ दी। तो डेवलपमेंट लेंथ को पूरा करने के लिए जहाँ बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है उसके दोनों तरफ जो छड़ की लंबाई है वो यहाँ इस कोड के अनुसार 0.8 टाइम्स LD, यानी डेवलपमेंट लेंथ का 0.8 गुना, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये दूरी जो है इतनी आगे को बढ़ा करके डालना चाहिए। फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, सपोर्ट का फेस यहाँ पर है जहाँ हमारी ओपनिंग समाप्त हो रही है। तो ओपनिंग के आगे जो लंबाई डाली जाएगी छड़ की वो हमारी 0.8 LD के बराबर होनी चाहिए। ये पॉइंट हो गया। तीसरा है प्लेस विद इन द जोन ऑफ डेप्थ, यानी इतनी गहराई के अंदर ये सब डाल देने चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है। डी की वैल्यू मालूम है, एल की वैल्यू मालूम है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये संख्या निकल आएगी। यानी इतनी गहराई के अंदर ये हमारा स्टील जो है टेंशन का पड़ जाना चाहिए। इसके साथ ही आगे देखिए इसी कोड में ये कंडीशन है कि इफ एल ओवर डी लाइज बिटवीन 1 and 2.5, इफ एल अपॉन डी की वैल्यू जो है 1 और 2.5 से के बीच में आती है, यानी इफ एल अपॉन डी इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2.5, देन एरिया ऑफ स्टील शैल बी प्लेस्ड इन 2 जोन्स। तब एरिया ऑफ स्टील को 2 जोन में डिवाइड किया जाएगा। वो जोन कोड में ही दिए हुए हैं। पहला जोन है इन जोन ऑफ डेप्थ 0.2D, यानी ये हमारा टेंशन फेस से 0.2D दूरी तक, टेंशन फेस यही लास्ट वाला होगा, यहाँ से 0.2D डिस्टेंस तक ये स्टील डाला जाएगा, जो कि यहाँ पर नंबर 1 में बताया गया है। तो इतनी डेप्थ तक कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, स्टील का कितना रेशियो डालना चाहिए, उसके लिए फार्मूला दिया हुआ है 0.5 L/D माइनस 0.5। तो L/D अभी मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था, पीछे 1.5 आया था, तो 1.5 में से 0.5 जब माइनस करेंगे तो ये हमारा 1 हो गया, और 1 × 0.5 तो ये हमारा 0.5 आ गया। इसका मतलब है कि ये रेशियो हमारा प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन यहाँ पर रखना है 0.2D के अंदर, जो टोटल स्टील है उसका हाफ।
तो टोटल स्टील आपने यहाँ निकाला था 8 बार्स ऑफ 20 mm डाया, तो इसकी हाफ कितनी हो गई 4 बार्स ऑफ 20 mm। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि 4 बार्स ऑफ 20 mm जो है 0.2D गहराई के अंदर जो है ये डाल देनी चाहिए, यानी इसी गहराई के अंदर इस बीम में ये छड़ें पड़ जानी चाहिए, 4 छड़ें। तो ये 4 बार्स ऑफ 20 mm डाया है। इसी तरीके से नीचे से 0.2D पर ये 4 छड़ें डाल दी जाएंगी। तो दोनों सिरों पर ये 4 छड़ें, 4 नीचे 4 ऊपर डाल दी जाएंगी, यानी आधी आधी छड़ें डाल दी जाएंगी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में ये लिखा है इन जोन ऑफ डेप्थ 0.3D। अब ये जो 0.3D का जोन है ये कहाँ से लिया जाता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बीम। बीम के सेंटर से 0.3D ऊपर की ओर और 0.3D नीचे की ओर। तो ये 0.3D जोन में यानी इस दूरी में बीम के अंदर जो स्टील की मात्रा डाली जानी चाहिए वो कितनी है, बची हुई स्टील डाली जाती है, रिमेनिंग स्टील डाली जाती है। तो वैसे तो सीधे सीधे है कि 8 छड़ें टोटल हमारी डिजाइन करके निकाली है हमने, 4 हमने ऊपर वाले 0.2D जोन में डाल दी है, तो 4 छड़ें बची हुई हैं। फार्मूला भी इसके लिए बनाया गया है। रिमेनिंग स्टील के लिए क्या है 1 माइनस 0.5 ST था, तो 1 माइनस यानी 1 में से घटा दिया, वही बचा हुआ, तो 0.5 भी बच गया। तो 0.5 ST अर्थात 4 छड़ें 4 बार्स ऑफ 20 mm डाया। तो 4 बार्स ऑफ 20 mm डाया 0.3D जोन में ये प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस जोन में ये हमारी 4 बार्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो 2 स्पेस पर डाली जाएंगी, 2 स्पेस पर डाली जाएंगी, 2 स्पेस पर और 2 स्पेस पर। ये हमारी फेस पर हो गई मेन बार्स, तो ये हमारी ये भी फेस पर हो गई। बाकी ये इस तरह से 4 छड़ें यहाँ डाली जाएंगी, ये 4 छड़ें यहाँ डाली जाएंगी। तो रिइंफोर्समेंट कपलिंग बीम में प्रोवाइड करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि टोटल एरिया ऑफ स्टील हम निकाल लेते हैं। टोटल ऑफ एरिया स्टील का हाफ इधर रहता, तो ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टोटल नंबर ऑफ स्टील कितना हो गया, टोटल बार्स कितनी हो गई, वही 8 हो गई। 4 ये हैं, 4 ये हैं। तो दोनों तरफ जितना स्टील डिजाइन करके निकाला है उतना ही स्टील ऊपर डाला जाएगा, उतना ही स्टील नीचे जाए। तो टोटल बार्स कितनी यहाँ पर पड़ रही हैं, 16 बार्स पड़ रही हैं। टोटल बार्स कितनी पड़ रही, 16 बार। तो ये 8 ये हो गई और 8 नीचे हो गई। तो ये था इनके रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का तरीका। यहाँ पर ये साइड फेस वाली बार्स को नहीं दर्शाया गया है, केवल टॉप बार जो 4 पड़ी हुई हैं वो इस फिगर में दर्शाई हुई हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये स्टील इस छड़ में डाल देते हैं। स्टील इसमें डालने के बाद अब इसके बाद डिजाइन फॉर शियर, बीम का शियर में डिजाइन करना होगा, यानी शियर रिइंफोर्समेंट इसमें भी प्रोवाइड करना होगा कपलिंग बीम में। तो इसके लिए IS 456 2000 के अकॉर्डिंग ही जो रूल लागू होते हैं लिमिटेड स्टेट मेथड में, उन्हीं का अनुपालन करते हुए शियर फोर्स मैक्सिमम की वैल्यू फ्रेम एनालिसिस से ज्ञात की जाएगी। जो हमने पीछे 2 शियर फोर्स डायग्राम बनाया था, उस शियर फोर्स डायग्राम में जो मैक्सिमम शियर फोर्स है ये वही वैल्यू है। फिर ये हम फैक्टर्ड शियर फोर्स निकाल लेते हैं, फिर टॉबी की वैल्यू निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील ज्ञात कर लेते हैं, टॉसी ज्ञात कर लेते हैं, टॉसी मैक्सिमम ज्ञात कर लेते हैं। फिर BUS ये वो शियर फोर्स है जिसके लिए शियर रिइंफोर्समेंट की आवश्यकता है, यानी इसमें बीम की अपनी सामर्थ्य जो है ये घटा दी जाती है। तो BUS की गणना हम कर लेंगे, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स की गणना कर लेंगे। स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स का ये फार्मूला है 0.87 FYAST × D/VUS। ये सारे फार्मूलों से आप लोग भली भांति परिचित हैं। इसके बाद मिनिमम स्पेसिंग के लिए इसमें कंडीशन कोड में दी गई है लीस्ट ऑफ 0.75D 300 mm एंड स्पेसिंग कैलकुलेटेड। इन तीनों में जो सबसे कम हो वही स्पेसिंग जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से हम शियर रिइंफोर्समेंट का डिज़ाइन करके जो हमारी कपलिंग बीम है, कपलिंग बीम की ये मेन बार्स हैं, यहाँ पर इन्हीं मेन बार्स के ऊपर जो है शियर रिइंफोर्समेंट स्ट्रप्स यानी प्रोवाइड किए जाने हैं। इस फिगर में शियर स्ट्रप्स नहीं दर्शाए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये शियर स्ट्रप्स जो है डालने होंगे। तो वो जो यहाँ से निकल करके आएगा इसकी स्पेसिंग
और डाया ऑफ बार, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये स्टेरप्स जो है हम प्रोवाइड कर देंगे। स्टेरप्स प्रोवाइड कर देने के बाद फिर आता है चेक फॉर कपलिंग बीम, यानी कपलिंग बीम में IS कोड 13920 के अकॉर्डिंग इसमें एक जांच करनी पड़ती है। इसको हम जांच करते हैं, किसके लिए जांच करनी पड़ती है, इसमें ये डायगोनल केजिंग जो है रिइंफोर्समेंट की, ये प्रोवाइड की जानी है अथवा नहीं की जानी है। तो कपल्ड बीम में ये हमारा डायगोनल केज भी बनाना पड़ता है, इसकी ज़रूरत है अथवा नहीं है। इसके लिए चेक फॉर कपलिंग बीम क्लास 10.5 है 13920 का। तो ये ओपनिंग साइज तो हमको पहले से मालूम है 1500 बाई 1500 बाई 2000। टॉबी कोड में यहाँ पर सिंबल में टॉबी लिया हुआ है VE/VD, यद्यपि इनकी वैल्यू जो है वही है जो कि टॉबी ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर प्रयोग की है। तो यही सारे स्टेप यहाँ रखते हुए हम ये वैल्यू सॉल्व करके टॉबी की वैल्यू 0.9 न्यूटन पर mm² ज्ञात कर लेते हैं। ये इस केस में इतना आएगी। इसके बाद एक कोड में ये स्टेप और दिया हुआ है, एक 0.1 √FC के ब्रैकेट में LS/D, यानी इस स्टेप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें FCK वही 25 है, LS 1500 है, 1500 और ये 1000 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.75 न्यूटन पर mm² यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद हम ये कंपेयर करते हैं कि जो ये टॉबी की वैल्यू यहाँ से ये निकल करके आई है और ये हमारी इस स्टेप की ये वैल्यू है 0.75, ये वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा है तो उस केस में कोड क्या कहता है, इफ़ टॉबी इज़ ग्रेटर देन 0.1 √FC LS/D, तो ये कहा गया है कि हिंस डायगोनल रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, यानी दिस डायगोनल रीइंफोर्समेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इफ टॉबी इज ग्रेटर देन 0.1 FC √LS/D, जिसका मान कि 0.75D है। तो अगर इसका मान इससे ज़्यादा है तो ये केज इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर इस टॉबी की वैल्यू इससे कम है तो फिर इस केज को प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ये केज, ये तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ गई कि इसकी प्रोवाइड करना है। अब इसके बाद डायगोनल रीइंफोर्समेंट केज, तो अब इसका डिज़ाइन करना है। इसके डिज़ाइन करने के लिए कोड में फार्मूला दिया हुआ है ASD = VU/1.74 FY sin अल्फ़ा, जिसमें अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इसका हॉरिजेंटल के साथ इंक्लिनेशन है। जो ये केज का बार है इसका हॉरिजेंटल के साथ कितना कोण बना रही है, ये अल्फ़ा कोण है। और इस अल्फ़ा की वैल्यू इस फार्मूले के अनुसार tan−1 D/L के द्वारा ज्ञात हो जाती है। ये D/L के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा सॉल्व कर लेते हैं। जब अल्फ़ा सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फ़ा की वैल्यू। FY का मान 415 ऑलरेडी नोन होता है, और VU हम पहले से जानते हैं, ये है फैक्टर्ड शियर फोर्स। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा सपोज 635 mm², ये एरिया ऑफ स्टील की मात्रा ज्ञात हो गई। यानी इतना एरिया ऑफ स्टील इस केज में यहाँ पर प्रोवाइड करना है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। इस एरिया के हिसाब से हम निकालते हैं 4 बार्स ऑफ 16 mm डाया अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो ये एरिया पूरा हो जाता है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारा क्लास 10.5 2A में है। तो इस तरह से हमने ये ज्ञात कर लिया कि इस केज में कितना रीइंफोर्समेंट दिया जाना है। 4 बार्स ऑफ, इसके लिए इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर हमने बना दिया है। तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया 4 बार्स ऑफ 16 mm डाया। इसके बाद इसमें स्ट्रफ डाला जाएगा। जो स्ट्रफ डाले जाएंगे ये एक्चुअली हमारा कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट होगा, स्पेशल कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट। इसका डिज़ाइन हम पीछे कर चुके हैं। इसका जो रूल है, इसकी स्पेसिंग का फार्मूला होता है कि इसकी स्पेसिंग मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन लीस्ट ऑफ D/4 6 डाया बार एंड 100 mm। ये 4 स्टेप होते हैं, 100 mm,
6 डायाब बार और D/4 इफेक्टिव डेप्थ बाई 4। तो इन चारों में से जो सबसे कम हो तो D/4 की वैल्यू आई हमारी 232 और 6 डायाब बार आया हमारा 96 mm और ये 100 mm। तीनों में सबसे कम जो है 96 mm है, इसलिए ये 96 mm की दूरी पर, अर्थात इसको राउंड अप कर लेते हैं लोअर साइड में, 90 mm सेंटर टू सेंटर की दूरी पर ये स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इसमें 8 mm डाया का स्ट्रिप्स प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए जो डिज़ाइन ऑफ शियर रेनफोर्स, ये स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट है, इसके डिज़ाइन का प्रोसीजर पिछले वीडियो में हम डिटेल से समझा चुके हैं, तो इसके बारे में आप जानते होंगे। वही चीज़ यहाँ पर लागू करके ये एक स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी, यानी इसकी स्पेसिंग जो है ये नज़दीक होती है। तो ये हमारा स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट हो गया, दोनों डायरेक्शंस में प्रोवाइड कर दिया गया। इस तरह से ये हमारी कपलिंग बीम है जो दोनों शियर वॉल को आपस में कनेक्ट कर रही है। कपलिंग बीम का डिज़ाइन हो गया। कपलिंग बीम के डिज़ाइन के बाद ये हमारा केजिंग का भी डिज़ाइन ऑफ डायगोनल रेनफोर्समेंट केजिंग, ये डायगोनल रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है, इसकी भी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो इस टॉपिक को आज हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। इसका बचा हुआ भाग हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। थैंक यू।